रेक्स लॉ जो ब्रिलियन जोन्स है वो ड्रॉ करने की कोशिश की किससे फोर स्क्वायर लैटिस, हाँ फोर स्क्वायर लैटिस, ठीक है। तो पहली ब्रैकेट के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन आया था, ठीक है, इट वाज स्क्वायर ऑफ साइड 2 पाई बाई, ठीक है, इट वाज स्क्वायर ऑफ साइड 2 पाई बाई, जिसका एक्सटेंशन था माइनस पाई बाई से लेकर प्लस पाई बाई तक, एक के एक्स डायरेक्शन है जो के वाई डायरेक्शन दोनों में, ओके। सेकंड ब्रिलियन जोन के लिए मैंने पीक्स कंसीडर किए थे ये, ठीक है। तो सेकंड ब्रिलियन जोन कैसा होगा, स्क्वायर लैटिस का जो मैं शेड कर रहा हूँ वो सेकंड ब्रिलियन जोन है, मतलब वो 4 लाइंस होंगी, मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये 4 लाइंस हैं, देयर आर 4 लाइंस, ओके। एंड वो इनकी तरह नहीं है, जैसे ये क्या है, इट मेक्स इंटरसेप्ट ओनली ऑन के एक्स एक्सिस, ये के वाई है, जैसे ये वाली क्या है, दीज लाइंस आर इन प्लेन, जो के एक्स के वाई दोनों में है, ओके। तो ये जो 4 लाइंस होंगी, ठीक है, तो वो इस तरह की होगी, तो पहले के एक्स के वाई बना लेते हैं, इट इज लेट्स से के एक्स, दिस इज के वाई, तो ये जो होगा ये, ओके। तो इस तरह से बनाता हूँ, इट इज माइनस के, इट इज माइनस के वाई, इट इज प्लस के वाई, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन। तो ये के एक्स को कहां तक करती है, अगर के एक्स को मैं 0 कर दूं तो के वाई को कहां तक करेगी, माइनस 2 पाई बाई पर, और मैं के वाई को 0 कर दूं तो के एक्स को कहां तक करेगी, माइनस 2 पाई बाई। तो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन ये है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 2 पाई बाई, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी क्या है, माइनस 2 पाई बाई। अगला ये वाला, अगर हम के वाई को 0 करें तो के एक्स तक करेगी प्लस 2 पाई बाई पर, प्लस 2 पाई बाई पर, ये वाली लाइन होगी। और अगर हम के एक्स को 0 करें तो के वाई को कहां तक करेगी, ठीक है, माइनस 2 पाई बाई पर, ओके। ये वाली लाइन के एक्स नेगेटिव ये वाली होगी, और ये वाली लाइन दोनों पॉजिटिव वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रिलियन जोन होगा, सेकंड ब्रिलियन जोन, वो क्या होगा, अगर आप फर्स्ट ब्रिलियन जोन को एक्सक्लूड कर दें, फर्स्ट ब्रिलियन जोन को एक्सक्लूड कर दें, ये जो पोर्शन होगा ये 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 जो येलो पोर्शन है ये सेकंड ब्रिलियन जोन है। और फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या था, जो मैंने ये शेड नहीं किया ना, ये वाला, ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, ओके। बाकी सेकंड ब्रिलियन जोन है। थर्ड के लिए क्या करेंगे हम, थर्ड के लिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, थर्ड के लिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, बहुत ज्यादा करने की जरूरत है नहीं उसको। क्या होगा थर्ड कॉम्बिनेशन, 2 0 0 2 2 बार 0 0 2 बार, तो ये के एक्स है, ये माइनस के एक्स है, ये के वाई है, ये माइनस के वाई है, ओके। तो थर्ड ब्रिलियन जोन होगा इनसे बनने वाला, वो कौन सा होगा, जो मैं शेड कर रहा हूँ ये, सेकंड को एक्सक्लूड करके, फर्स्ट को भी एक्सक्लूड करके, ये थर्ड होगा। इट इज द थर्ड ब्रिलियन जोन, जो येलोइश पार्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है, ओके। तो अगर आप थर्ड ब्रिलियन जोन को फोल्ड कर दें, फोल्ड, फोल्ड मतलब इसको रैप कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड ब्रिलियन जोन को फोल्ड करते तो एक्जेक्टली कितना आएगा, फर्स्ट में। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ जो आपको याद करना है, क्या ऑल द बर्लियन जोन्स हैव सेम एरिया इन 2D, सेम एरिया इन 2D, ठीक है, सेम एरिया इन 2D। अगर 3D में डिफाइन कर रहे हो तो वॉल्यूम इन 3D, 3D में डिफाइन कर रहे हो तो एंड लेंथ इन 1D। सभी बर्लियन जोन्स का सेम एरिया होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया सेकंड फर्स्ट थर्ड, ठीक है, सबका एरिया सेम है। अगर बर्लियन जोन को 3D में बनाओगे तो सबका वॉल्यूम सेम आएगा, 1D में बनाओगे तो सबका लेंथ सेम आएगा, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है, इफ यू आर फाइंडिंग एरिया ऑफ द बर्लियन जोन, तो मैंने आपको बताया था पहले भी, 2 पाई होल स्क्वायर कर दो 2D में, और एरिया ऑफ डायरेक्ट सिमेट्रिक सेल, एडी क्या है यहाँ पर, एडी, एडी मींस एरिया ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल, एरिया ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल, ठीक है। और वॉल्यूम निकालना होगा बर्लियन जोन का, तो क्या करना होता है, 2 पाई का होल क्यूब, क्या लेना होता है, वीडी, क्या हो गया, वीडी, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल, एरिया वॉल्यूम। अगर आपको 1D है तो लेंथ ऑफ बर्लियन जोन क्या होगा, 2 पाई, क्या आएगा, लेंथ ऑफ, यहाँ पर एलडी क्या हो गया, लेंथ ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल, ओके, ये हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है। तो ऑल द बर्लियन जोन्स हैव सेम एरिया वॉल्यूम एंड लेंथ, ठीक है। आर दे हैव द सेम सिमेट्री और आर दे हैव द सेम शेप, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ऑल द बर्लियन जोन्स हैव सेम शेप, सभी बर्लियन जोन्स का सेम शेप होता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, आंसर इज नो, आंसर इज नो। यू कैन सी दैट जो शेप है इट इज नॉट सेम, इसका शेप क्या है, देखो फर्स्ट बर्लियन जोन का शेप क्या है, फर्स्ट बर्लियन जोन इज अ स्क्वायर, सेकंड बर्लियन जोन 4 ट्रायंगल्स, थर्ड बर्लियन जोन 3 ट्रायंगल्स, तो सबका शेप सेम नहीं होता, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अब मैं आपको बताता हूँ बर्लियन जोन बताते हैं, ठीक है, लेट मी कॉपी दिस पिक्चर। मान लिया ये बर्लियन जोन है, ओके, तो बर्लियन जोन क्या बताता है, बर्लियन जोन, ठीक है, ये जो बर्लियन जोन की लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली बर्लियन जोन की जो बाउंड्री है, बर्लियन जोन बाउंड्री, बर्लियन जोन बाउंड्रीज आर locus of all the bragg diffracted
brilliant zone boundaries are locus of all the Bragg diffracted point. मतलब इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है जब भी कोई वेव ऐसा वेव वेक्टर रखेगी, मतलब ये कहां से आया है? फ्रॉम वेयर इट केम। ये बर्लिन जोन कहां से आए हैं? ये बर्लिन जोन इस लॉ से आया है, 2k डॉट g प्लस g स्क्वायर इक्वल टू 0। और डायरेक्ट लैटिस में आप समझोगे तो कैसे समझोगे? डायरेक्ट लैटिस में आप समझोगे 2d sin थीटा b इक्वल टू n लैम्डा। यहां से आए हैं ये बर्लिन जोन, ठीक। तो यानी कि इफ आई टॉक अबाउट these points, any point on the Berlin zone boundary, ये कोई भी पॉइंट हो, इन सब का क्या है? what condition is satisfied, ठीक है, on the Berlin zone boundary, on the Berlin zone boundary, Bragg's diffraction condition is satisfied. Bragg's diffraction condition is satisfied. Berlin zone boundary पर Bragg's diffraction condition satisfy होती है, okay? So, for example, if I say that if some electron, so electron inside the crystal, okay, behaves as a wave, क्योंकि आप जानते हैं जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं दे आर, ठीक है, इन मोशन बिहेव एज अ वेव, ठीक है। उसकी वेव की वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ ऑफ द वेव इज h/p। यहां पर p क्या है? उसका मोमेंटम है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनसाइड द क्रिस्टल बिहेव एज अ वेव, ठीक। नाउ we consider Brillouin zone equivalent to a band, तो आप ऐसे समझिए जैसे हर एक Brillouin zone किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ईच Brillouin zone, ऐसे देख लो, ईच Brillouin zone किसको रिप्रेजेंट करता है? अ बैंड, एक बैंड की तरह बिहेव करता है, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, वो विद इन द बैंड, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी ये वेव है, वो विद इन द बैंड क्या कर सकता है? आराम से घूम सकता है कहीं भी, ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस बैंड के अंदर रहेगा, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन इस बैंड के अंदर रहेगा, ठीक है, तब तक क्या रहेगा? फ्री, ओके। बट जैसे ही वो कहीं भी बाउंड्री को टकराएगा, जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रॉन यहां टकराया, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर टकराता है, ओके, तो क्या होगा? यहां से वो डिफ्रैक्ट हो जाएगा मतलब वापस हो जाएगा, ओके। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराएगा बाउंड्री पर, यहां Brillouin zone बाउंड्री पर, तो इट वुड बी डिफ्रैक्टेड बैक, ओके। तो इलेक्ट्रॉन कहां फ्री रह सकता है? इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस जोन में, एंटायर जोन में ही फ्री घूम सकता है, ओके। तो ये जितने भी पॉइंट है, ये सबके सब, ये कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, यहां, सबके सब क्या सेटिस्फाई करते हैं? Bragg कंडीशन, ठीक है। यानी कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन की वेव का वेव वेक्टर ऐसा होगा कि वो Brillouin zone बाउंड्री के करस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या उसकी वेवलेंथ ऐसी होगी कि वो किसको सेटिस्फाई कर दे? क्रिस्टल के लिए 2d sin थीटा इक्वल टू, ठीक है, sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा को, देन क्या होगा? Bragg कंडीशन वुड बी सेटिस्फाइड एंड इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन विल मूव बैकवर्ड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां जाकर टकराएगा, टकराने के बाद वापस आ जाएगा, इट वुड कम बैक, ओके। तो इसलिए क्या है, जो Brillouin zone बाउंड्रीज हैं दे एक्ट एज रियल बाउंड्रीज फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं, और आपने पढ़ा होगा बैंड थ्योरी ऑफ क्रिस्टल, बैंड थ्योरी, ठीक है। बैंड थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं? बैंड थ्योरी में हम पढ़ते हैं देयर आर सेवरल बैंड इन अ क्रिस्टल। आपने पढ़ा होगा बैंड थ्योरी में क्या, कि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में एक एनर्जी गैप है, इनके बीच में एक एनर्जी गैप है, Eg,
आपने ऐसा पढ़ा होगा कहीं तो। ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में क्या है, बैंड गैप है। और मान लिया ये वैलेंस बैंड क्या है, पूरी तरह फिल्ड है। ओके, पूरी तरह फिल्ड होने का मतलब क्या है, इस वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड इट मीन, ठीक है, इट वुड बी अ कंडक्टर और इट वुड बी एन इंसुलेटर, मतलब इनके बीच में एक बैंड गैप है। तो इफ वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, इफ वैलेंस बैंड VB is completely filled, and separated by an EG from conduction band, ठीक है। Then no free electrons, no free electrons are available, hence solid behaves as an insulator, ठीक है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका कंटेक्ट आप यहाँ पर कैसे लोगे, इसका मतलब ये है कि ये ब्रिलियंट जोन, ये पूरा का पूरा ब्रिलियंट जोन, ओके, इलेक्ट्रोड से भरा है, कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड बैंड, मतलब देख लीजिए मैंने किससे किसका कंप्लीटली फिल्ड बैंड, filled band would be equivalent to completely filled brilliant, completely filled band मतलब completely filled brilliant जो। अब जब brilliant completely filled है तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूव कर सकता है, नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि जब भी मूव करेगा तो क्या होगा, ब्रिलियंट बाउंड्री से टकराएगा और वापस आ जाएगा। सो क्या होगा, एक बैंड गैप अपीयर होगा कहां पर, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री की तरफ, यानी कि ब्रिलियंट जोन बाउंड्री कैसे एक्ट करती है, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री the k values of brilliant zone boundary, brilliant zone boundaries, the k values of brilliant zone boundary, ठीक है, ठीक है, leads to k values of brilliant zone boundary lead to occurrence of band gaps, band gaps, मतलब अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट आपसे कोई पूछे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये -π/8 से +π/8 तक एक्सटेंडेड है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे क्या क्या, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे π/a, π/8, समझ रहे हो आप ये, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे π/a, x का वैल्यू तो π/a होगा बट ky का वैल्यू 0 होगा, है क्या नहीं, वैसे कोई भी कहीं भी उठा लो पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठा लो आप, चलो ये ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं बी, और यहाँ कोई पॉइंट उठा लेते हैं उसको कहते हैं सी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मान लीजिए आधे में है के लिए, ओके, तो ये होगा माइनस कितना, -π/2a है ना, -π/2a, और y का वैल्यू क्या होगा, π/a। क्या इन पॉइंट की खासियत क्या है, इन पॉइंट की खासियत ये है कि ये बैंड गैप बताएंगे, वॉइस नहीं आ रही सर, बाउंड्री टू बी इज लाइन, ओके, इस पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सब किसको बताएंगे, दे विल लीड टू द बैंड गैप, ओके। अगर कोई पॉइंट यहाँ चूज किया आपने यहाँ, तो क्या यहाँ पर बैंड गैप आएगा, आंसर इज नो, अंदर बैंड गैप नहीं आएगा, बैंड गैप कहाँ होगा, किन के वैल्यूज पर बैंड गैप होगा, बैंड गैप उन्हीं के वैल्यूज पर होगा, ठीक है, जो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री की करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अंदर का कोई पॉइंट अगर लोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन फ्री माना जाएगा, ओके। तो अगर क्या है, कोई हाफ फिल्ड बैंड है, इफ यू टेक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर,
इफ यू टेक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कि कोई बैंड है, कोई बैंड है और वो आधा भरा है, तो इट इज it is half filled, it is half filled well inside, half filled well inside। हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, हाफ फिल्ड वैलेंस बैंड हो सकता है। ठीक है, किसमें हो सकता है? ठीक है, लाइक इन सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? अब ये जो है कैसे एक्ट करेगा ये बैंड स्ट्रक्चर, ये बैंड स्ट्रक्चर कैसे एक्ट करेगा एज अ मेटल और एज एन इंसुलेटर? दिस बैंड स्ट्रक्चर, दिस बैंड स्ट्रक्चर, ठीक है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल। मेटल क्यों बना रहा है? वो बैंड एनर्जी। जब मैं कह रहा हूं कि बैंड हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब ब्रिलियन जोन आधा भरा है, पूरा भरा है? Brilliant zone is only half filled. If brilliant zone is half filled, it means electron is having the space to move. Answer is yes. समझ रहे हो नहीं? अगर क्या है, कोई जो बैंड है वो आधा भरा है अगर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उस बैंड के अंदर, ठीक है, तो उनको मूव करने के लिए जगह है। ओके, जबकि अगर बैंड पूरा भरा हो तो क्या होगा? डिस्कनेक्ट हो गया था, वेट अ मिनट। अभी स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। ओके, सो मैं आपको बता रहा था क्या, अगर बैंड कंप्लीटली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मूव करते हैं ब्रिलियन जोन बाउंड्री से टकरा जाएंगे, टकराने से क्या होगा? वो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो एक ही बैंड में बंद होकर रह जाएंगे या ब्रिलियन जोन में बंद होकर रह जाएंगे, क्योंकि ब्रिलियन जोन मतलब एक बैंड। ओके, अगर ब्रिलियन जोन आधा भरा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनको मूव करने के लिए जगह है। ब्रिलियन जोन बाउंड्री पे पहुंचने से पहले उनके पास जगह है, तो ठीक है, उनके पास स्पेस है मूव करने के लिए। इसलिए हाफ फील्ड बैंड जो होगा, यानी कि हाफ फील्ड ब्रिलियन जोन जो होगा, वो कैसे एक्ट करेगा? हाफ फील्ड ब्रिलियन जोन वुड एक्ट है, ठीक है, मेटल। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रिलियन जोन बाउंड्री कैसे एक्ट करती है। ठीक है, ब्रिलियन जोन बाउंड्री एक्ट है, ठीक है, बैंड गैप्स। ओके, तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको कोऑर्डिनेट जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। रिंग में बैक साइड कर। हो गया सर। ये क्वेश्चन
बी ऑप्शन सर। एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, MSQ है ये। एक से ज्यादा सही हो सकता है। बी टू सी। डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस, टू डायमेंशनल लैटिस। ओके, टू डायमेंशनल लैटिस में कहां पर होता है राइट, ब्रिलियन बाउंड्री, कहीं भी, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर ऑन दिस बाउंड्री, कहीं भी। तो 0 0 है क्या? नो सर। ठीक है, इट इज सेंटर ऑफ, क्या है ये, सेंटर ऑफ ब्रिलियन है या नहीं, बोलो। ये यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके टू डायमेंशनल लैटिस में 0 एंड 0। ओके, तो क्या ये बैंड गैप का प्लेस होगा? आंसर इज नो। ठीक है, इट इज नॉट प्लेस फॉर बैंड गैप। ओके, ये वाले कहाँ हैं, ये वाले पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? ये वाले पॉइंट है, ये देख रहे हो आप, ये या ये या ये है ना। ठीक है, काम करते हैं। के वाई माइनस के एक्स माइनस के वाई, ये जो है ये क्या है, 0। ओके, ये ऑप्शन ए, ये पॉइंट क्या है, ऑप्शन बी। ये कहाँ है, ब्रिलियन बाउंड्री या नहीं? तो ये सही होगा या नहीं? बट एक से ज्यादा सही है। ये कहाँ है, ये वाला पॉइंट, बाउंड्री। ये वाला पॉइंट बाउंड्री पर कहीं हो रहा है, बाउंड्री पर है, कहाँ होगा ये? वेयर इट वुड बी माइनस पाई बाई ए। चलो ये एक प्लस लेकर चलते हैं, प्लस पाई बाई ए, किसका वैल्यू, एक्स का, और वाई का वैल्यू कितना है, पाई बाई 1.3a, यानी कि ये कहीं कहाँ लाई करेगा, इट वुड बी समवेयर हियर, है कि नहीं, बोलो। ये पॉइंट ए है, ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन है या नहीं, बोलो। ये होगा बाउंड्री पर या नहीं? ये यस सर। इस पर आइए, इसमें क्या करते हैं, प्लस प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। एक लेते हैं प्लस पाई बाई 3a और एक लेते हैं प्लस पाई बाई a, ये बाउंड्री पर होगी या नहीं? नो सर। ठीक है, देखो पहले देख लो, y का वैल्यू लो प्लस पाई बाई a, y का वैल्यू लेते हैं प्लस पाई बाई a, कहाँ होगा प्लस पाई बाई a, y का वैल्यू यहाँ, ये हो गया y का वैल्यू प्लस पाई बाई a यहाँ। ओके, और x का वैल्यू कितना लेना है इसके ऊपर, x पर कितना चलना है, पाई बाई 3a, y के प्लस पाई बाई a पर। ओके, x पे चलना है कितना, पाई बाई 3a। ओके, तो कहाँ रखूँ मैं इसको, यहाँ 1/3 यहाँ, ये हो गया d, बोलो। तो ये ब्रिलियन बाउंड्री पर है या नहीं? है ना? तो कौन से ऑप्शन सही हुए, बोलो, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? 3 ऑप्शन सही हैं, बी सी डी। बी सी डी पर आपको क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल स्पेस में बैंड गैप मिलेगा, ये रेसिप्रोकल स्पेस है जो बनाया मैंने, रेसिप्रोकल स्पेस है के एक्स के वाई, क्लियर है बात या नहीं? ठीक है, तो जो ब्रिलियन जोन बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग जो के एक्स के वाई वैल्यूज होती हैं, उन पर हमेशा आपको बैंड गैप मिलेगा। ओके, बात समझ में आई नहीं? तो सारे 3 पॉइंट इसमें ब्रिलियन जोन बाउंड्री के ऊपर थे। ठीक है, फर्दर अब मान लिया मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, बोल दो ये क्वेश्चन हम बाद में भी करेंगे।
मान लीजिए क्वेश्चन है, असाइनमेंट 3 के लाया हूँ। ओके, अब देखिए एनर्जी ऑफ कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है? एनर्जी ऑफ कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है? कोई भी कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, उसकी एनर्जी होगी p²/2m या नहीं? कोई कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ही उसकी टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ही उसकी क्या होगी? टोटल एनर्जी। यहाँ पर क्या बराबर होंगे? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब आप देखिए वो 3D क्रिस्टल, अच्छा आप पी को क्या रख सकते हैं? मोमेंटम, पी मोमेंटम, मोमेंटम को आप लिख सकते हैं क्या? h क्रॉस k। मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं? h क्रॉस k। जो मोमेंटम होता है वो h क्रॉस k से लिखा जाता है। ओके, इसलिए मोमेंटम स्पेस और k स्पेस क्या है? यहाँ पर रेसिप्रोकल स्पेस और k स्पेस और मोमेंटम स्पेस एक ही बात है। तो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कौन कौन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो आपने देखा होगा क्या पोजीशन एंड मोमेंटम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स में आपने देखा होगा पोजीशन एंड मोमेंटम। कैनोनिकल कंजुगेट। ठीक है, कैनोनिकल कॉन्जुगेट। ठीक है, या तो हम वर्ड शायद क्लासिकल मैथ्स में यूज करते हैं कैनोनिकल वाला। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पढ़े तो क्या होता है? ठीक है, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो मोमेंटम में कम होती है, और मोमेंटम में बढ़ेगी तो पोजीशन में कम होगी। ठीक है, तो दीज आर कॉन्जुगेट वेरिएबल। एक्स एंड पी क्या है आपस में? कॉन्जुगेट वेरिएबल, यानी कि एक दूसरे के क्या है? इनवर्स, पोजीशन एंड मोमेंटम। ओके, तो जो आपका डायरेक्ट स्पेस है वो कौन सा स्पेस है? डायरेक्ट लैटिस जो है वो कौन सा लैटिस है? पोजीशन लैटिस। डायरेक्ट लैटिस इज पोजीशन लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस इज मोमेंटम लैटिस। ओके, डायरेक्ट लैटिस इज पोजीशन एंड मोमेंटम इज रेसिप्रोकल। इसलिए ठीक है, क्योंकि पी का वैल्यू क्या है? पी का वैल्यू होता है h क्रॉस p। ठीक है, तो पोजीशन डायरेक्ट, मोमेंटम रेसिप्रोकल या k स्पेस रेसिप्रोकल, p h क्रॉस k। तो e का वैल्यू क्या बन गया? e का वैल्यू बन गया h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m k स्क्वायर। अब 3D के लिए क्या होगा? टोटल k कैसे निकलेगा? k एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने या तो आप लिखो px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर बाय 2m, या लिखो क्या kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर। ये हो जाएगा 3D के सूत्र। समझ गए नहीं? और 2D के लिए क्या होगा? 2D के लिए होगा क्या? x स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर। h क्रॉस स्क्वायर k h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर बाय 2m। ओके, आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कॉर्नर ऑफ फर्स्ट बर्नौली जोन। टू डायमेंशंस फॉर लैटिस, मिड पॉइंट ऑफ द साइड, कॉर्नर एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड। कहां मिलेंगे इसमें बताओ? कॉर्नर, कॉर्नर तो ये है। कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं पाई बाय a, पाई बाय। ओके, एंड साइड का सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? साइड का सेंटर यहां मिलेगा आपको, यहां। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पाई बाय a 0। पाई बाय a 0। ओके, तो ई सी क्या होगा? कॉर्नर वाला, कॉर्नर पोजीशन फोर कॉर्नर ई सी क्या बन जाए? h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर। क्या बन गया? h क्रॉस स्क्वायर 2 h क्रॉस स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 m स्क्वायर। बोलिए, बना नहीं कॉर्नर के लिए? ओके, दूसरा क्या है? फोर साइड सेंटर या मिड पॉइंट ऑफ द साइड बोला है उसको, मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड कितना होगा? h क्रॉस स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 m स्क्वायर। ये बात समझ आई नहीं? तो क्या आएगा? EC बाय EM, EC बाय EM 4 या 2 या 1/2।
कितना होगा 2 ना। ओके, तो यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां है, कॉर्नर ऑफ बर्लिन जोन पर है, या यहां है, टाइट के मिड पॉइंट पर है, ठीक है, तो दोनों की जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो डिफरेंट होगी। दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी। ओके, कितने फैक्टर से ज्यादा होगी उसकी एनर्जी? 2 के फैक्टर्स। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेंटर ऑफ बर्लिन जोन पर है, उसकी एनर्जी कितनी होगी? उसकी एनर्जी 0 होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ बर्लिन जोन बिल्कुल बॉटम की तरह काम करता है। ये हम आगे ही बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बर्लिन जोन के बारे में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बर्लिन जोन बाउंड्रीज एक्ट एज बैंड गैप्स। ओके, तो ये था हमारा क्रिस्टलोग्राफी का पोर्शन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जितना भी पेंडिंग वर्क है वो ले लेते हैं असाइनमेंट का। अब मुझे बताइए असाइनमेंट 1 में क्या बच गया है? फ्रॉम द स्टार्टिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। 5 नहीं हुआ था शायद, क्वेश्चन नंबर 5। पेज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। एक्स-रे ट्यूब इज सब्जेक्टेड टू एन एक्साइटेशन वोल्टेज V, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एक्स-रे इज प्रोपोर्शनल टू, बताइए। ऑप्शन सी 1/4 1 बाय रूट V या 1 बाय V? 1/V 1 बाय V। और अगर कहता कि इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए? 1/√V तो वोल्टेज V से एक्साइट किया जाए तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 1 बाय रूट V इलेक्ट्रॉन के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता अभी एक्सरे मतलब फोटो, ठीक है। ओके, 6 हो गया है, 7 हो गया है, 8 नहीं हुआ, क्योंकि तब तक मैंने आपको रेसिप्रोकल नहीं पढ़ाया था। नाउ यू नो रेसिप्रोकल। स्क्रीन चली गई ना? इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आई वुड ट्राई टू चेंज इट लेटर। स्क्रीन विजिबल है अभी? चलो ये करके बताओ। बेसिस वेक्टर ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c करके, सी सर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू नीड टू फाइंड आउट कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। कौन सा है ये? कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C? चेक कर लो ठीक से, ठीक है।
9 10 11 हो गए, 12 हो गया, 13 पेज 2 पे। डी प्रॉब्ली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी दिस। तो लैम्डा क्या होता है मैंने बताया था आपको, लैम्डा ऑफ -10 मीटर अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाय एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे आप तो आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है बस ये। तो आप इसका 150 एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होना चाहिए, जूल में नहीं होना चाहिए, 150 एंगस्ट्रॉम का आंसर आएगा 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर। ओके, अगर वोल्टेज देता कि भाई इतने वोल्टेज से एक्साइट किया तो हम सीधा वोल्टेज रख सकते थे। 15 हम कर चुके हैं, 16 हम कर चुके हैं, 17 18 19 37 नहीं हुआ, 37 आप करेंगे उसको भी। 20 भी नहीं हुआ अभी, हम कर लेंगे। 20 ये भी पेज 2 पर है। इंटरप्लैनेटरी स्पेसिंग और एफसीसी दैट इज ठीक है। तो वी रिक्वायर D110। ओके, तो होगा a/√2 a/2√2 a/2√2 क्यों नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। So this half factor would be extra. Half factor would be extra. So 2 divided by 2√2. ठीक है, तो ये होगा 1/√2 extra. ये ऑप्शन सही होगा। नॉट अलाउड में एक हाफ फैक्टर एक्स्ट्रा आता है। इसके बाद 22 23 24 25 26 37 अभी नहीं कर पाओगे आप। प्लीज दैट, ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है वैसे। 38 ये गलती से आ गया है क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म का है क्वेश्चन। Phase 3. Consider X-ray diffraction convection of FCC lattice. The lattice plane, there is no diffraction. ऑप्शन ए ऑप्शन ये ऑप्शन सही होगा। इसमें होता है मिक्स अलाउड नहीं होते, या तो सारे कोड हो या सारे इवन। पेज 5 हो, पिछला वाला पेज 4 हो। सर ये करना है हो गया? हो गया है। कौन सा आंसर है इसका? बीसीसी है ना, तो एच प्लस सी बस एल डी ऑप्शन डी ऑप्शन बेसिक होगा। ठीक है, 41 भी हो गया शायद है ना, 42 43 44 45 हो गया क्या? लिसन हो गया। 46 47 छोड़ दो, 48 हो गया, 49 हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, 53 54 55 56 57 58 59 60। हो गए सब सारे हो गए। एक क्वेश्चन बचा होगा 64, इसको मैग्नेटिज्म जब हो जाएगा तभी करवा पाएंगे। 65 47 नहीं नहीं था। बाद में डिफेक्ट है। और हो गए सब सारे जो इससे रिलेटेड। 65 हो गया, 66 67 68 69 70
71, 72, 73, 74, 75, 76. यस ओके, अब चलते हैं असाइनमेंट नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने अभी तक नहीं किया है। ये अलग तरह का क्वेश्चन है। पेज 10, पेज 10 पर, पेज 10 पर है असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन। Atoms which can be assumed to be hard sphere radius are arranged in FCC lattice with lattice constant A such that each atom touches its nearest neighbor. Take the center of one of the atoms at origin. Another atom of radius r is to be accommodated at position 0 a by 2 0 without distorting the lattice. Maximum value of a by r is. So let me take a cube and then click. तो पहले इसको बनाते हैं एफसीसी। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये हो गया 8 का। अब रख दो पेज सेंटर, पेज सेंटर, अपर लोअर, ये साइड, ये साइड। एक कहाँ का है बैक और एक कहाँ है फ्रंट। ओके, ये है हमारे पास सिचुएशन। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, टेक कॉर्नर ऑफ वन ऑफ द एटम एज ओरिजिन, यानी कि किसी एक कॉर्नर को हम ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन इज 0 0 0। ओके, अनदर एटम ऑफ रेडियस r is to be accommodated at position 0 a by 2 0। ये पोजीशन कहाँ मिलेगी भैया आपको? ये पोजीशन आपको मिलेगी यहाँ। अगर आप कहते हैं ये x है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, तो ये वाली जो पोजीशन आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ, इसके आधे में। ओके, वैसे भी आपको पता होगा जो कॉर्नर वाले एटम जब आपस में टच नहीं करते तो क्या होगा, वहां थोड़ी सी जगह खाली बचेगी और उस जगह में हमें क्या करना है, एक थोड़े छोटी रेडियस का एटम रखना है। कैसे रखना है कि वो बाकी सारे एटम के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब ना करे। समझ रहे हैं आप या नहीं? तो देखिए कॉर्नर के एटम कैसे रखे होते हैं, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये आपस में टच नहीं करते। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? ए, क्योंकि ये जो साइड है उसका डिस्टेंस कितना है, साइड कितना है क्यूब का ए। इसके बीच में हमें क्या रखना है, एक और एटम रखना है थोड़े कम साइज। तो अब देखिए जो पहले से हार्ड स्फीयर रखा है, ओरिजिनल जो एटम है उसका रेडियस कितना है? आर है। ओके, उसका रेडियस कितना है पहले से जो रखा हुआ है? आर है। ओके, जो अब आप नया एटम रख रहे हो उसका रेडियस कितना है? 2r है। तो डाया कितना होगा? उसका रेडियस है स्मॉल r, तो डाया कितना होगा? 2 स्मॉल r। ये बात समझ में आ रही है? डायग्राम समझ में आ रहा है? ये दो एटम है जो पहले से रखे हुए थे, आपस में टच नहीं करते हैं। एफसीसी में कॉर्नर के एटम सिंपल क्यूबिक में करते हैं, तो उसमें एक छोटा एटम लाकर रख दिया, तो आप देख सकते हैं ये बनेगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही है? इक्वेशन इज बिकमिंग व्हाट? 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इक्वल्स टू a। इक्वेशन समझ में आई नहीं? ये जो पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है वो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। ओके, अब आप जानते होंगे एफसीसी में सिंस 2 कैपिटल R पहले से जो एटम रखे हुए ना उन्हीं से लिंक अप होती है एक ए जो होता है। 2r इक्वल्स टू कितना? a by रूट। 2r is a by रूट। ठीक है, ये होता है एफसीसी का रिलेशन। पुट करो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करो 2r प्लस 2r इक्वल्स टू एक ही जगह हो गया कितना? 2 रूट 2 कैपिटल R ना कि स्मॉल r। जो पहले का एटम रखा हुआ है उसकी रेडियस कितनी है? 2, उसकी रेडियस है कैपिटल R।
तो एक काम करो, दोनों तरफ से 2 2 कर दो कैंसिल। ओके, तो ये क्या इक्वेशन बन गई? ये इक्वेशन बन गई 2 माइनस √2 - 1 r इक्वल्स टू स्मॉल r। समझ में आई? इट मीन r by कैपिटल R इज √2 - 1। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.41 - 1, तो कितना आएगा? 0.41। कितने डेसिमल प्लेस से मांगा है आंसर? 2 डेसिमल प्लेस से। आंसर कितना आएगा? 0.41। समझ गया ये बात? नहीं तो कितनी रेडियस का एटम वहां फिट हो सकता है? एग्जैक्टली सेम रेडियस का नहीं, थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, रेडियस उसका कम होना चाहिए। ठीक है, तब भी वो फिट हो पाएगा। एग्जैक्टली सेम रेडियस का एटम वहां फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये अगर ये बीसीसी होता तो दो इसको बीसी, बीसीसी में कहां बिलोंग करते? ये लोग आपस में टच नहीं करते। कॉर्नर कॉर्नर आपस में टच नहीं करते। ओके, एक्स एक्सिस पर दिखा दिया मैंने, तो वाई पर होगी। तो एक काम करता हूँ मैं, व्हाट आई डू इज मैं डायरेक्शन से बदल देता हूँ। मैंने एक्स पर गलती से दिखा दिया। इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं वाई, और इसको कहते हैं जेड। आई थिंक आप करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बीसीसी के लिए ये अरेंजमेंट होगा। फिर से वही कह देते हैं, चलो एक्स वाई जेड। तो अब हम कहाँ रख सकते हैं एटम? Where we can put the atom? We can put the atom over here. यहाँ जगह है या नहीं रखने की? यस, वहां जगह है। तो कितना होता बीसीसी में रख रहे होते? अगर आप बीसीसी में रख रहे होते तो इक्वेशन क्या बनती फिर से भाई? 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इक्वल्स टू A। ए और आर का रिलेशन क्या होता है बीसीसी में? 2r equals to √3 by कैपिटल R √3/2A, √3/2A। यहाँ लिख दो 4r/√3। कैंसिल करो, 2 से 2 2 2, यहाँ पर बचेगा 2, तो आंसर आएगा 2r/√3 माइनस r इक्वल्स टू स्मॉल r। तो स्मॉल r बाई कैपिटल R, स्मॉल r बाई कैपिटल R का वैल्यू बनेगा 2/3, 2/√3 माइनस 1। कितना आएगा? 0.154। 0.154। ये बीसीसी में आ जाएगा। ओके, अब अच्छा, इस पोजीशन को क्या कहते हैं? इसको पहले कॉपी कर देता हूं। इस पोजीशन को नाम देते हैं वाइड। ये जो पोजीशन होती है इसको हम क्या कॉल करते हैं? वी कॉल इट वाइड, एटम इन वाइड। तो दिस पोजीशन इज नोन एज, लिख देता हूं the empty position between the atoms. The empty position between the atoms is known as void. Known as void. ठीक है, तो ये void था। इसी को मैं किसके लिए करना चाहता हूँ? फोर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कहाँ बिलोंग करते हैं एटम्स? ये अब देखो, यहाँ ये एटम्स आपस में टच
void यहाँ नहीं क्रिएट होगा, void यहाँ क्रिएट नहीं होगा. There is no void in between these two atoms, no void. Okay, void कहाँ क्रिएट होगा? ये दो एटम आपस में टच नहीं करते. ओके, तो void कहाँ क्रिएट हो सकता है? यहाँ क्रिएट हो सकता है void, ठीक है ना? void can be created here. ओके, या और void कहाँ क्रिएट हो सकता है? void यहाँ भी क्रिएट हो सकता है यहाँ, ठीक है? जैसे आपने क्या किया, 4 एटम मिलाकर ऐसे रखे नीचे प्लेन में, 4 ऊपर से रखे, तो उनके बीच में जगह बन गई या नहीं? ठीक है, तो ये वाली पोजीशन क्या होगी यहाँ पर? बॉडी सेंटर पोजीशन किसकी पोजीशन होगी? void पोजीशन. इट इज void पोजीशन. यहाँ पर ये वाली पोजीशन क्या थी? इट वाज द void पोजीशन, void की पोजीशन. ओके, तो आप बताइए कितना बड़ा आइटम रख सकते हैं अगर आप बॉडी सेंटर में रख रहे हैं void पर? यू कैन पुट 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R. किसके बराबर होगा यार? बोलिए. बताइए बताइए भाई. ए सर. ए फिर से ये तो नहीं होगा. √2 है. √2 बॉडी डायग्राम. सर रूट In terms of 3 age. होगा क्या? ये ए है. ओके, बताओ क्या होगा? 2a. 2 कैसे हो जाएगा? √3 बताओ 2 कैसे हो जाएगा? उनको आपस में डिस्टोर्ट नहीं करना है, तो क्या होगा? √3 होगा या नहीं? उनको आपस में डिस्टोर्ट नहीं करना है, √3a होगा. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? √3a होने से a का वैल्यू क्या होता है सिंपल क्यूबिक के लिए? 2r 2r प्लस 2r इक्वल टू कितना? √3 2r, तो 2 and 2 कैंसिल. ओके, तो ये बन रहा है √3 माइनस 1r इक्वल टू r. तो कितना आएगा? r बाई r 1.73 होता है ना शायद √3 का वैल्यू. 0.73. अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता है √3 आएगा? अरे भाई, जब एटम टच करेंगे आपस में, किसके अलोंग टच करेंगे? बॉडी डायगोनल के लोग या फेस डायगोनल के लोग? वो जब टच करेंगे तो Body ऐसे diagonal. टच करेंगे ना, ऐसे करके. तो टच करेंगे तो बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करेंगे ना भाई. ओके, तो जो लैटिस पहले से सिंपल क्यूबिक होगा उसका एटम बड़ा होगा, जो आप बीच में रखोगे वो एटम छोटा होगा, और फिर से बड़ा एटम आएगा किसका? पहले से जो रखा हुआ है उसका. ये ये वैल्यू किसके बराबर होगी पूरी, यहां से लेकर यहां तक? इट वुड बी √3a बॉडी डायगोनल के बराबर. ठीक है, ये था void से रिलेटेड. तो void अगर कहीं पर कोई दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे कर सकते. 2 3 4 और असाइनमेंट नंबर 2. पेज वही क्या था? पेज 10. पेज 10 में consider regular arrangement of identical spheres on FCC structure which enters the fraction of occupied in the closed pack configuration. कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करेगा? 0.74 करेगा. नंबर ऑफ डिफरेंट Lewis lattices in 2 dimensions 5 5. which of the following statement is correct for an axial structure? It is a simple cubic lattice with 2 FCC lattice. कितने एटम का बेसिस? 2 का.
पेज पे का वैल्यू थीटा एट कॉस्ट थीटा, यानी कि ब्रैग एंगल पूछ रहा है किसके लिए 111 प्लेट के लिए। तो व्हाट वी नीड टू अप्लाई, सिंपल क्यूबिक में 111 अलाउ होता है, तो d11 sin थीटा b इक्वल टू n लैम्डा। और डिफरेंशियल नहीं दिया है तो हम 1 मानकर चलेंगे, n का वैल्यू 1, तो कितना होगा 2a/√3, क्योंकि अलाउड होता है, सिंपल क्यूबिक में सब अलाउड होता है। साइन कितना, ये तो निकालना है, n का वैल्यू 1 वेवलेंथ, सारी वैल्यू पुट करो, sin थीटा b लैम्डा, लैम्डा वैल्यू इज 1.53 डिवाइडेड बाय 2 इनटू लैटिस कांस्टेंट कितना है 2.65 इनटू √3 ऊपर, सब एंगस्ट्रॉम में था इसलिए कैंसिल हो गया। बताइए कितना आएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ब्रैग एंगल पर आपको मिलेगा। ओके, नंबर ऑफ सेकंड ईयर नेबर्स Na प्लस के लिए 12. बड़ा होंगे, रेशियो ऑफ सेकंड ईयर नेबर डिस्टेंस टू फर्स्ट ईयर नेबर डिस्टेंस इन एफसीसी, सेकंड ईयर नेबर डिस्टेंस इन एफसीसी a, फर्स्ट ईयर नेबर डिस्टेंस इन एफसीसी इज a/√2, सेकंड ईयर नेबर a, फर्स्ट ईयर नेबर a/√2, तो आंसर आएगा √2 ठीक एफसीसी के। टीवी पेज 10 करो। A beam of X-ray wavelength is 110 plane, किसमें क्यूबिक में, ठीक है क्यूबिक बोला, ये नहीं बोला कौन सा क्यूबिक, तो हम अलाउड मानकर चलेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा है। तो क्या लगेगा इक्वेशन 2, ओके अच्छा एंगल ही पूछ रहा है, तो होगा a/√2 sin थीटा b इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा मतलब 1.54 स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो थीटा b कितना आएगा sin इनवर्स 1.54 into √2 divided by 2. What is the value of K? 3.08, और वो भी एंगस्ट्रॉम में ही है, एंगस्ट्रॉम is cancelled. B option. तो कितना बन रहा है 2/4 रूट 1/2 बन रहा है शायद C. The fraction of volume unoccupied in the unit cell of BCT, unoccupied. क्वेश्चन नंबर 9, APF का मतलब होता है ऑक्यूपाइड, कितना होता है बीसीटी के लिए ऑक्यूपाइड √3 बाय 5/8, अनऑक्यूपाइड कितना होगा 1 माइनस कर दो इसे, अनऑक्यूपाइड वुड बी 1 माइनस APF, तो आएगा 1 माइनस √3 5/8, which answer would be correct? This A. Diamond lattice can be considered a combination of two FCC lattices displayed along horizontal diagonal by 1/4 length. Backing fraction, you know where you are 0.34. Page 11. In a single layer of graphite called graphene, carbon atoms form a hexagonal lattice. Chrome नहीं है, form है. Form a hexagonal lattice. How many carbon atoms are there in the unit cell? कितने carbon atoms होंगे उसकी unit cell में? 3. Graphene. Number of atoms in unit cell of graphene. बोली कितने आए थे 6 आए थे,
नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल ऑफ ग्राफीन कितने थे? 2. 2. तो प्रिमिटिव में पूछ रहा है या यूनिट सेल में पूछ रहा है? यूनिट सेल में पूछ रहा है, प्रिमिटिव में नहीं पूछ रहा है। तो क्या आएगा 2 या 6? 6 अगर लिखा होता वर्ड प्रिमिटिव, ठीक है, तो आंसर 2 होता है। ये कब होता है आंसर? व्हेन वी राइट प्रिमिटिव वर्ड। 12. An X-ray machine operates at voltage this much, minimum wavelength, lambda min, बताया था शायद मैंने आपको। 12,400 बाय वोल्ट, या तो एनर्जी रखो आप ईवी में, या वोल्ट को, वोल्टेज को रखो वोल्ट में। कौन सा कितने आएगा? एंगस्ट्रॉम। 12,400 बाय वोल्ट, कितने वोल्ट है? 5,000। कितने एंगस्ट्रॉम आएंगे? कितने आ रहे हैं? 12.2। कितना आ रहा है? 2.48 एंगस्ट्रॉम, यानी कि कितने नैनोमीटर है? एनएम में पूछा ना आंसर। 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, क्या आएगा आंसर? 0.248 नैनोमीटर। ये लैम्डा मिनिमम है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। ओके, ठीक। Helium atoms at low temperature make a perfect closed packed structure. So hexagonal lattice, the lattice constant D. Density of the crystal is. आंसर किसमें पूछ रहा है? kg per meter cube। इसका मतलब कौन सी डेंसिटी पूछ रहा है? मास डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है? मास डेंसिटी। ओके, तो क्या रिलेशन होता है नंबर डेंसिटी में, मास डेंसिटी में? एटॉमिक डेंसिटी या नंबर डेंसिटी होती है रो एन, वो लिखते हैं रो एन। कितनी होगी एटॉमिक डेंसिटी ऑफ एचसीटी? एटॉमिक डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। एचसीटी में 6 एटम होते हैं, कितने वॉल्यूम में? कितने वॉल्यूम? देयर आर 6 एटम्स इन दिस मच वॉल्यूम, आपको याद होगा शायद। साथ ही साथ एटॉमिक डेंसिटी का एक और फार्मूला होता है, वो होता है एवोगैड्रो नंबर, मास डेंसिटी ओवर एटॉमिक मास, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो मास डेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा जो हमें निकालना है? मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का फार्मूला बनेगा, ऊपर बचेगा 4ma, कैंसिल करने के बाद यहां से डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, नीचे बचेगा क्या? √3 a² c। समझ में आ गया? वैल्यूज पुट करो सर। 4। व्हाट इज Na? हीलियम है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 2He4 होता है ना हीलियम। Ma वुड बी 4। बोलिए, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, बट आप जानते हैं हीलियम 2He4 होता है, तो एटॉमिक मास कितना होगा उसका? 4। एवोगैड्रो नंबर कितना यूज होगा? 6.023 10 टू द पावर। किसमें पूछ रहा है आंसर? kg। kg मतलब 26 इनटू √3 a² कितना? a², 0.36 स्क्वायर। ये किसमें पूछ रहा है? पर मीटर क्यूब में। पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है? मतलब ये किसमें दिया हुआ आंसर? ये दिए हुए नैनोमीटर में। नैनोमीटर के कितने बनेंगे स्क्वायर होने पर? ये का -18 9 होते हैं ना वैसे, मीटर बना रहा हूं मैं इसके। टी का वैल्यू कितना है? 0.59 नैनोमीटर। ये आंसर किसमें आने वाला है? kg पर मीटर क्यूब। सॉल्व इट। ऑप्शन डी। आंसर आ रहा है 200।
kg per meter cube सॉल्व करने के बाद, तो डी ऑप्शन सही आएगा। ओके, तो एटॉमिक डेंसिटी एचसीटी के लिए किया मैंने इसको। लास्ट वर्ड होता है 40 पेज 11। रूट 11/2 है, पेज 11। Monochromatic X-ray wavelength is much, lambda is 1 angstrom. First order question this. Simple cubic allowed है इसका मतलब। आपका at an angle of 30 degree from the plane, ये कौन सा एंगल हुआ? अगर ये प्लेन से बन रहा है एंगल, प्लेन से बनने वाला एंगल हमेशा ड्रैग एंगल होता है। D111 कितना होगा? A by root 11 होगा। ओके, तो लेटिस कांस्टेंट पूछ रहा है, तो 2 A by root 11 sin 30, order of the diffraction is first, wavelength is 1 angstrom, so lattice constant A is root 11 angstrom only, क्योंकि sin 30 1/2 1/2 would be cancelled, तो आंसर होगा D। ओके, 311 आई, क्या हो गया? सर D311 आई। अच्छा, 2 3 3 1। चलो फिर बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे टीचिंग आएगा, स्लाइड शो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 याद रखना। और बताइए 8th और 12th स्लाइड शो कर दीजिए। 10 11 सर 8th और 12th 8 12th सर 12 थैंक यू सर। सर सर जो आपने सिंपल क्यूब में वॉइड बताया, तो वो कॉर्नर वाले पे तो होगा नहीं, साइड में तो, क्योंकि वो बीच में स्पेस नहीं है। लेकिन जो फेस सेंटर पे भी नहीं होगा क्या? जैसे आपने बॉडी सेंटर पे बताया वहाँ पे पॉसिबल है, तो फेस सेंटर पे नहीं रख सकते फेस हम? सेंटर पर भी पॉसिबल है, हो सकता है ना सर वहाँ पे भी? बिल्कुल हो सकता है, बट वो छोटा होगा। यस सर, बॉडी सेंटर वाला बड़ा एटम आ सकता है वहाँ, यस और वहाँ सर, रखोगे तो छोटा एटम आएगा। यस सर, डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होगी। ओके सर, थैंक यू सर। सर आंसर में क्या चेंज आएगा इससे? आंसर में तो चेंज आएगा ना, रेडियस का चेंज आ जाएगा। भाई आप यहाँ कोई एटम रखोगे, यहाँ वो छोटा आएगा, यहाँ कोई एटम रखोगे तो बड़ा आएगा, यही फर्क होगा और क्या होगा। अगर यहाँ रखते तो ये डिस्टेंस काउंट करते ना, आप यहाँ क्या रखते थे, यहाँ कितने डिस्टेंस रखते बताओ? रूट 2 बस इतना फर्क आता है, कुछ थोड़ी ना। नहीं तब कितना आता है? 0.41 आता आंसर से। रूट 2 -1 बनता ना, है ना? सर बनता रूट 2 -1। इस बेस्ड तो जो है दो टाइप के क्वेश्चन
मतलब वो तो एग्जामिनर जहां बताएगा वहां रखोगे ना, हाँ हाँ वही तो बहुत जगह बन सकते हैं ना। ये और बताओ। सर जो आपने ये बताया कि के वैल्यूज जो है वो ब्रिलियंट जो है जोन की बाउंड्री पे बैंड गैप का ऑकरेंस करती हैं, तो सर वो एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे आप? देखिए ब्रैग डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे आपने एक्टर में पढ़ा डिफ्रैक्शन, तो वेव ऐसे आती है और ऐसे टकरा के वापस चली जाती है। ओके, जितने एंगल पर आएगी इंसिडेंट होगी उतने एंगल पर वापस चली जाएगी, यही मतलब है ना वेव का। तो ब्रिलियंट जोन बाउंड्री पर ब्रैग कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा था ऐसे, अब वो वापस टकरा कर चला जाएगा ऐसे। ओके, तो वो एक स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन बनाएगा। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसे जा रही थी यूं, और वो टकरा कर यहां से वापस गया यूं। ओके, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हैंड फोर्थ मोशन करता रहेगा ऐसे करके, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बैंड के अंदर ही, यानी कि ब्रिलियंट जोन के अंदर। कभी इधर की बाउंड्री से टकराएगा, कभी इधर की बाउंड्री से टकराएगा, और ऐसे ही मोशन करेगा। ओके, तो जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, दो तरह की वेव होती है, स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है? अगर वो ऐसे ही चलता चला जाता यूं, तो ये ट्रैवलिंग वेव होती है। ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी कैरी होती है। ओके, और स्टैंडिंग वेव में एनर्जी कैरी नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन कहां ट्रैप हो गया? सर इन्हीं बाउंड्री के अंदर ट्रैप हो गया। तो कुछ दूर तक क्या होगा? कुछ दूर तक की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए नॉन अलाउड हो जाएगी। ओके, कुछ दूर तक की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए नॉन अलाउड होगी, उसी को क्या कहते हैं? बैंड गैप। ओके, फिर से क्या होगा? अगर आप सर्टेन लेवल के बियॉन्ड एनर्जी को बढ़ाओगे तो फिर से इलेक्ट्रॉन एक अलाउड बैंड में पहुंचेगा यहाँ, यानी कि आप कह सकते हैं वो जंप करके कहां चला जाएगा? सेकंड ब्रिलियंट जोन में। मैंने कहा ये एक ब्रिलियंट जोन है, तो ये भी एक ब्रिलियंट जोन है। तो एक ब्रिलियंट जोन से दूसरे ब्रिलियंट जोन तक जाने में बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ता है, और वो बाउंड्री कैसे एक्ट करती है? दिस बाउंड्री एक्ट एज बैंड गैप। ठीक है, फोरबिडन बैंड, नॉट अलाउड बैंड। ठीक है, ये होगा। थैंक यू सर। ठीक है, फिर बाकी देखो।